नमस्कार नमस्कार मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के सामने है यूपी सुपर टेट का ये सेकंड लेक्चर है। देखिए, हम लोग सुपर टेट के कई सारे सब्जेक्ट हैं, तो बेसिकली जो मेन हम जो जीएस कवर करते हैं उसमें हम उसके 60% सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। उसके अलावा टीचिंग स्किल्स के जो क्वेश्चन हैं वो हम अलग से देख रहे हैं। जैसे कि जीएस पोर्शन जब हम करते हैं तो उसमें हम लोग देख लेते हैं सोशल वाला पर्सपेक्टिव भी, करंट अफेयर भी, जीएस भी, उसके साथ साथ साइंस और ईवीएस सभी कुछ कवर हो जाता है। और उसके बाद फिर लैंग्वेज बचता है, थोड़ा सा ये टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। टीचिंग स्किल्स या जिसको शिक्षण कौशल के नाम से आप देखते होंगे, वहाँ से क्वेश्चन कई सारे आते हैं। तो शिक्षण कौशल की लगातार एक क्लास चलाने की कोशिश करेंगे, उसके अलावा अन्य क्लासेस भी आपको देंगे जिसमें कि लैंग्वेज के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे की जो सीरीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। वर्तमान में करंट अफेयर के 4 लेक्चर आ चुके हैं, करंट अफेयर के लेक्चर आते रहेंगे। इसके साथ साथ यूपीपीसीएस का लेक्चर देर रात तक या सुबह तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, केवीएसपीआरटी, यूपीपीसीएस और सुपर टेट, ये 3 परीक्षाओं के लिए आपको जम के लग जाना है और इन 3 परीक्षाओं के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप इन तीनों में से कोई परीक्षा दे रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। और टीचिंग स्किल या शिक्षण कौशल का हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो देख लीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। सुनना मतलब श्रवण करना, सुनना जो स्किल होती है, सुनने की जो स्किल्स होती हैं, इसकी डेवलपमेंट के लिए इसमें से कौन सी टेक्निक अच्छी है या कौन सी टेक्निक अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा अच्छी है ना। तो यह है व्याख्यान विधि, मतलब डिस्कशन मेथड या एक्सप्लेनेशन करना, या कहानी स्टोरी टेलिंग जिसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड, या आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, या निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि अब हम किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट से को डिस्कस करके हम जनरलाइजेशन करते हैं, और निगमन क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, किसी जनरलाइजेशन से हम स्पेसिफिक कंसेप्ट की ओर जाते हैं। खैर, इसका आंसर होगा स्टोरी टेलिंग। जो है स्टोरी टेलिंग का जो कंसेप्ट है, जो कहानी सुना के जो डिस्कशन की जो शैली है, उससे हमारे जो सुनने की जो श्रवण शक्ति है उस पर विकास होता है। बिकॉज स्टोरी टेलिंग के बाद आप उसमें इवोल्यूशन भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रश्नों को पूछ सकते हैं कब, कौन, कहाँ, क्या, है ना। इससे कई चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं, कक्षा में कौन सा कौशल अनेक दक्षताओं के विकास में सहायक है, मतलब इनमें से कौन से स्किल्स हैं जो कि कई सारी डेवलपमेंट में मदद करती हैं। ठीक है, कौन से स्किल्स हैं जो कई सारी डेवलपमेंट में मदद करती हैं। स्टोरी टेलिंग, एक्सप्लेनेशन, प्रश्नोत्तर विधि, है ना, मूक वाचन, जो मॉक होके बिल्कुल जो साइन लैंग्वेजेस में जो बात करते हैं। तो इनमें से कौन सी स्किल्स है जो कि जिसका यूज़ करने से हमारे कई सारे हम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको इन सब में सबसे अप्रोप्रिएट स्टोरी टेलिंग ही है। क्या है स्टोरी टेलिंग? देखिए, आप अगर ध्यान देंगे तो इस पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं वो लैंग्वेज से संबंधित है, भाषा और भाषा के पे कैसे स्किल्स डेवलप की जाए, इससे रिलेटेड है। तो आपको इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में देकर चीज़ों को रखना पड़ेगा। प्राइमरी लेवल पे, प्री प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के लिए चयनित विषय वस्तु निम्न में से किस प्रकार की होनी चाहिए। मतलब जब हम बच्चों के लिए कोई भी विषय वस्तु या कंटेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए किन चीज़ों पे ध्यान देना आवश्यक है, मतलब क्या सोच के हमें कोई कंटेंट रेडी करना है कि हाँ ये कंटेंट बच्चों के लिए रेडी है, उसके लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षक की आवश्यकता एवं रुचि वाली, मतलब जो कंटेंट बच्चों को पढ़ाया जाना है वो टीचर के इंटरेस्ट का होना चाहिए। दूसरा, शिक्षक के विवेक पर आधारित, शिक्षक को जो सही लगता है वही बना दे कंटेंट। ऑप्शन 3, अधिगम प्रक्रिया के अनुसार, मतलब लर्निंग का जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस को फॉलो करता हुआ होना चाहिए कंटेंट। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि। तो आपको क्लियरली आंसर, इसमें क्लियरली आंसर दिख रहा है। हमेशा हमारी जो एजुकेशन होती है चाइल्ड सेंटर्ड होती है। जब करिकुलम फ्रेमवर्क होता है तो उसमें जो सिलेबस आता है, जो कंटेंट आता है, वो ये सोच के आता है कि इसको पढ़ने से स्टूडेंट के, बच्चे के जीवन में क्या बदलाव आएंगे या उसको क्या लर्निंग मिलेगी, है ना। तो इसमें जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, टीचर वाला तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। टीचर की सिचुएशन को ध्यान में रख के कंटेंट रेडी नहीं होता है, कंटेंट रेडी होता है बच्चे को बीच में रख के। ठीक है ना, इसीलिए आप देखेंगे अलग अलग जगहों पे बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ों का, मातृभाषा में शिक्षा की क्यों बात की जाती है प्राथमिक में, बहुत बड़ा रीज़न इसीलिए है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी, डन। नेक्स्ट है, भाषा का ज्ञान कैसे प्रारंभ होता है। लैंग्वेज
की जो नॉलेज है वो कैसे डेवलप होती है। आपको पता है कि जब हम बच्चा पैदा होता है तब से ही वो रिफ्लेक्शन से साइन लैंग्वेज का यूज़ करते करते धीरे धीरे भाषा का ज्ञान लेता है ना। अपने पेरेंट्स की, अपने परिवार की भाषा बातों को समझने लगता है, रिएक्ट करता है। उस समय उसको लिखना पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जो हम कुछ बुलवाते हैं प्यार से उसको, तो उस पर एक्शन करता है, एज इफ इस तरह से प्रिटेंड करता है कि हाँ आपकी बातों को समझ रहा है। तो मतलब क्या है, भाषा का ज्ञान कैसे प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है ना। ए, लिखित उच्चारित भाषा में, मतलब पहले वो लिखना सीखता है फिर भाषा का ज्ञान उसे होता है। दूसरा, मौखिक उच्चारित भाषा में बोल के वो सीखता है। तीसरा, लिखित और मौखिक दोनों का यूज़ करके सीखता है। चौथा, नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहले तो वो बोल के ही सीखता है, लिखना तो बहुत बाद में आता है ना। अब 6 महीने का बच्चा जो रिफ्लेक्स एक्शन दे रहा है, बुआ बाबा जो मामा बोल रहा है, वो लिख के तो नहीं बोल रहा है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये PDF मिल जाएगी ऐप पे और टेलीग्राम दोनों पे। ऐप पे नहीं जुड़े हैं तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, इमकृति ऐप। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो सीधे एम विद राकेश सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए भाषा का कितने प्रतिशत प्रयोग मौखिक रूप से सुनने बोलने में है। देखिए लैंग्वेज का ये बोल रहे हैं, भाषा मतलब लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज मान लीजिए। भाषा का कितना % यूज़ वर्बल फॉर्म में किया जाता है। कोई अनपढ़ है चाहे नहीं है, कोई किसी ने एक भी कक्षा नहीं पढ़ी है, कोई कैसा भी है ना, बोलते सभी हैं। जिसको मतलब कुछ भी नहीं है तो वो भी बोल सकता है। मतलब तो क्या, मैक्सिमम मेजॉरिटी मतलब मौखिक रूप से भाषा का यूज़ ज़्यादा होता है। कितना, 70, 80, 95, 50। सी है 95, ऑलमोस्ट 95% जो यूज़ है लैंग्वेज का वो ओरली होता है ना, ओरली। ठीक, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चंस कैसे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। सुपर टेट की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं, उसकी जानकारी आपको लेनी है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, चैनल के नंबर पे आपको डिटेल मिल जाएगी। कक्षा में किया जा सकने वाला श्रवण संबंधी कलाप कौन सा है। मतलब कक्षा में किया जा सकने वाला श्रवण मतलब सुनने वाला संबंधी क्रियाकलाप है ना, जिससे हमारी श्रवण शक्ति इंप्रूव होती है ना। उसमें कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमारी श्रवण शक्ति मजबूत होती है। ए, कविता सुनना, बी, कहानी सुनना, सी, संवाद सुनना, या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी ऑल ऑफ द अबव आता है और आपको एक से अधिक ऑप्शन सही लगते हैं कि हाँ सबका यूज़ हो सकता है, तो हमारा आंसर स्ट्रेट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कविता सुनाना भी स्टोरी टेलिंग, पोएम रिसाइटिंग हो गई, स्टोरी टेलिंग हो गई, डायलॉग लिसनिंग हो गई, और ये सभी आते हैं इस फॉर्म में, तो हम डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों जाएंगे, बोलना और मुखर पाठन। बोलना मतलब जैसे अभी हम आप लोग बोल रहे हैं, और मुखर पाठन मतलब कोई बुक लेके बच्चा बोल रहा है राम राम आज गया था, है ना। मुखर पाठन मतलब लाउडली जो बोलते हैं, जैसे क्लास में भी पढ़वाते हैं हम लोग, आदर्श पठन पाठन की जो प्रक्रिया होती है। बोलना और पाठन, मुखर पाठन में क्या डिफरेंस, इससे क्या आशय है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, बोलना और मुखर पाठन। तो देखो ऐसा ऑप्शन जो दोनों को एक्सप्लेन करता हो। ऑप्शन ए, बोलते समय किसी छपी सामग्री की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि मुखर पाठन में पाठक लिखित व छपी सामग्री को पढ़ता है। ऑप्शन बी, बोलते समय छपी सामग्री की सहायता ली जाती है, जबकि मुखर पाठन में लिखित सामग्री की सहायता नहीं ली जाती है। ऑप्शन गलत है। मुखर एवं बोलना एवं मुखर पाठन दोनों में लिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जी ये भी गलत है। डी ऑप्शन वैसे ही खत्म है। तुम्हारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बोलते समय अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई चीज़ डॉक्यूमेंट लेके नहीं बोल रहा हूँ ना, ये बोलना हो गया। मुखर पाठन मतलब जैसे कोई किताब लेके मैं इसको ऐसे पढ़ूँ, वो हमारा मुखर पाठन हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो आपसे करेक्ट होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट में कराता हूँ, वो कंटेंट आपको मजबूती से मजबूर करता है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको लिखिएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट, बोलने और मुखर पाठन की प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रमुख विशेषता क्या है। ए, शब्दों पर जोर देना, अनुतान, स्वर परिवर्तन, या सभी कुछ। मुखर पाठन हम इसीलिए कराते हैं कि बच्चा बोलना सीख जाए, उसकी पिचेस सुधर जाए, है ना, मतलब शब्दों को पकड़ना सीख जाए वो, है ना, उसके जो आरोह अवरोह है, उतार चढ़ाव है बोली में, वो भी आ जाए। तो डी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट, बोलने और बोलकर पढ़ने में अंतर क्या है। देखो बोलने और पढ़ने, मुखर पठन में ही कितने सारे क्वेश्चन हम बना रहे हैं। बोलने और बोलकर पढ़ने में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन ए, बोलने में लिखित सामग्री का प्रयोग होता है, जबकि बोलकर पढ़ने में लिखित सामग्री का प्रयोग नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी, बोलने में लिखित सामग्री का प्रयोग नहीं होता है, जबकि बोलकर पढ़ने में लिखित सामग्री का प्रयोग होता है। हम वही बार बार बोल रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो क्वेश्चन कैसे घूम के आया हुआ, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, बता रहा हूँ आपको। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की नीड ही नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बोलने और बोलकर पढ़ने के में समान विशेषता, बोलने और बोलकर पढ़ने के समान विशेषता क्या है? शब्दों पर जोर, अनुतान, आवाज़ में परिवर्तन, उपयुक्त सभी आंसर ऑल ऑफ द अबव है। बोलने का और बोलकर पढ़ने में का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि ये सब डेवलपमेंट हमारी हो सके, ये सब हमारी स्किल्स डेवलप हो सके। नेक्स्ट, बोलना किस प्रकार की क्रिया है? बोलना जो एक्टिविटी है किस प्रकार की? ऐच्छिक मतलब खुद से, है ना। अनैच्छिक बिना इच्छा के कोई बोल सकता है क्या? जी नहीं, जब इच्छा नहीं होगी बोलेगा कैसे? ए, बात ही खत्म। ए ऑप्शन। बोलना जो है वो ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है, ऐच्छिक। 12वां क्वेश्चन, भाषा का मानक रूप निम्न में से क्या है? भाषा का मानक रूप, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्या है वो? ए, भाषा में ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। बी, अपनी भाषा और जिस भाषा को वे सीख रहे हैं उनमें समान ध्वनियों के बीच अंतर करना आना चाहिए, ठीक है। सीखी जाने वाली भाषा की ध्वनियों तथा अनुतान पर अपनी भाषा की ध्वनियों तथा अनुतान का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, भाषा का जो मानक रूप होता है उसमें शुद्ध उच्चारण करना भी हमें आना चाहिए, साथ में जो लैंग्वेज हमें आती है, जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसमें डिफरेंस भी करना हमें आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे किसी की मातृभाषा है भोजपुरी और कोई खड़ी हिंदी सीख रहा है तो उसका डिफरेंस आएगा ना, आना और आवत, है ना, अंतर है ना। सीखी जाने वाली भाषा की ध्वनियों और अनुतान पर अपनी भाषा की ध्वनियों और अनुतान का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि हम जहाँ के रहने वाले होते हैं हमारी बोली वहाँ मिलती है, हम चाहे नई भाषा सीख लेते हैं फिर भी हमें अंतर समझ में आएगा। कोई यूपी का है, बिहार का है, कोई बंगाल का व्यक्ति अगर हिंदी बोलता है, शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करता है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन पकड़ लगते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि हमारी ये जो भाषा का ये रूप हमारा सही से डेवलप नहीं हो पाया है। और तो ऑप्शन डी है क्या है हमारा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें हमें, ये सब चीज़ें इसमें हमारे भाषा के मानक रूप में शुद्ध रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट, भाषा का मानक रूप बोलने के लिए शिक्षार्थियों में को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वही चीज़ है जो हम लक्ष्य हैं, वही हमको मिल जाए तो वही हमारे सावधानियाँ हो गई। भाषा के ध्वनियों का सही प्रकार से उच्चारण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बहुत इसी वजह से क्या मजाक भी उड़ता है बहुत से लोगों का, या बुली करने लगते हैं लोग, स्कूल से भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये चीज़ें हैं, ध्वनि का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्वयं की भाषा में तथा सीखी जाने वाली भाषा में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। यही सेम, सीखी जा रही भाषा की ध्वनियों और अनुतान प्रतिमानों को अपनी भाषा की ध्वनियों और अनुतान प्रतिमानों के व्यवधान से बचना, मतलब मिक्स नहीं करना है अपनी लैंग्वेज और सीखने वाली लैंग्वेज के बीच में। और डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही कंफ्यूजिंग, लेकिन ध्यान से करिएगा इसको। भाषा अर्जन में पठन कौशल की क्या भूमिका है? भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज सीखने में रीडिंग स्किल्स का क्या रोल है? लैंग्वेज को सीखने में रीडिंग स्किल्स का क्या रोल है? ए, पढ़ने की योग्यता अब होना आवश्यक है, क्योंकि यह भाषा सीखने की एक आवश्यक विधि है। पढ़ना, अगर आपको कोई चीज़ आपको जल्दी से पढ़नी आएगी तो उसको आप सीखते बहुत अच्छे से। जैसे ना इंग्लिश पढ़नी आ रही है आपको, तो आप इंग्लिश को समझने लगेंगे, ठीक है। अब बिना पढ़े आप इंग्लिश डायरेक्ट समझ जाएं, आसान नहीं रहेगा। इससे हम अधिक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनते हैं, सही बात। यह शिक्षार्थी गलत लिखा हुआ है। यह शिक्षार्थी के सर्वांगीण मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट और समाज में अपना स्थान ग्रहण करने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ द अबव, डी। भाई सीधी बात है, अगर आप मान लो आपको ब्रिटिश एसेंट आता है, ब्रिटिश इंग्लिश अच्छे से आती है, तो मान लीजिए कभी आप यूके जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, तो आपको समस्या आएगी नहीं, वहाँ आप इजीली अडॉप्ट कर लेंगे अपने आप को, है ना। डी ऑप्शन। पठन कौशल का क्या लाभ है? मतलब रीडिंग स्किल्स का क्या लाभ है? हमको अनुभवी बनाता है, हमारे सोचने और तर्क करने के ढंग को मजबूत करता है। आपको रीडिंग स्किल्स अच्छी है, कॉन्फिडेंस देखो कितना अलग रहता है। जिज्ञासु मस्तिष्क के विकास को उद्दीपित करता है, मतलब जो क्यूरियस ब्रेन होता है उसके लिए कैटलिस्ट का काम करता है। और डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो हम डी ऑप्शन मस्त है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को किसका ज्ञान होना आवश्यक है? आप लोग देखते हो ना, प्राथमिक में बच्चों के पढ़ने पर बड़ा ध्यान दिया जाता है कि इसको पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए ए, शिक्षार्थी को वर्णमाला की पहचान उसको होनी चाहिए। बी, वर्णमाला की विभिन्न ध्वनियों का भेद भी कर सके, श श श श, है ना। प्रत्येक ध्वनि को संबंधित वर्ग से जोड़ सके, चवर तवर पवर, है ना। डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीज़ें जरूरी है। तो 16वें का हो गया डी, ठीक है। अब पठन प्रक्रिया के कितने चरण हैं, फेजेस हैं रीडिंग स्किल्स के?
इसके 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, जो श्रव्य बिंब हैं उनको तैयार करना। फिर दूसरा क्या होता है, श्रव्य बिंब में जो हमारे विचार है उसका समायोजन करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसका शब्दों का समूहीकरण करना। तो 4 अलग अलग इसकी चरण होते हैं पठन प्रक्रिया के। ठीक, पढ़ने की बात कर रहे हैं। पठन प्रक्रिया में कितने प्रकार के पठन सम्मिलित हैं, मतलब पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें कितने प्रकार के पठन हो सकते हैं? 2 प्रकार के, मुंह से बोल के और मन में। बोले मन मन में पढ़ो भाई, मन मन में पढ़ेंगे, बोल बोल के पढ़ो, तो 2 प्रकार के। 2 शिक्षा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का विषय है, सही बात है। एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, एकदम डन रहिएगा। भारतीय संविधान में माइनॉरिटीज को या अल्पसंख्यकों को शैक्षिक हित संरक्षण का प्रावधान किस निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? मतलब माइनॉरिटीज की जो एजुकेशनल संरक्षण है उसको कि अपना एजुकेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं ना, माइनॉरिटीज अपने इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं, जैसे जामिया मिलिया हो गया, अलीगढ़ हो गया, या और बड़े बड़े कॉलेजेस हो गए। तो किस आर्टिकल के तहत ये इनको ताकत मिली हुई है? आर्टिकल 19-20, ये तो फंडामेंटल राइट है। और इसमें जो हमारी इसमें फ्री स्पीचेस की बात होती है 29 और 30, बी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा जी, आर्टिकल 29 और 30। तो 20 क्वेश्चन थे इस वाले लेक्चर में। कैसे लगे मुझे बताइएगा। इस 20 क्वेश्चन से आपको लैंग्वेज के ऊपर एक ज़बरदस्त क्वेश्चंस का आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलता हूँ, कैसा लगा जरूर बताइएगा, और क्या क्या चाहिए किस तरीके से आपको मुझे बताइएगा। ठीक है, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।